फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की, श्वसन कार्य की जटिल परिघटना है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसका अध्ययन हम निम्न पदों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो पद है वो गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। निश्वसन एवं उच्छ्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कूपिकाओं में उपस्थित वायु और इनके चारों ओर उपस्थित रक्त केशिकाओं के बीच में होता है। बाह्य एवं आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय विसरण सिद्धांत के आधार पर होता है और विसरण सिद्धांत के अनुसार गैसों का गमन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। हमको पता है कि वातावरण में जो उपस्थित वायु है उसका संगठन निम्न प्रकार से होता है। ऑक्सीजन करीब 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और इसमें रेयर गैसेज जो है 1% होती है और साथ में वाटर वेपोर होता है, जलवाष्प होती है जो वेरिएबल होती है। और वायुमंडलीय गैसों का जो समुद्री सतह पर कुल जो सामान्य दाब होता है वो 760 mmHg होता है। और वायु में उपस्थित प्रत्येक गैस कुल दाब का कुछ भाग उत्पन्न करती है जिसको हम लोग आंशिक दाब कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। किसी गैस का आंशिक दाब गैस मिश्रण में उपस्थित गैस की परसेंटेज के समानुपाती होता है और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अगर हमको पार्शियल प्रेशर ज्ञात करना है तो जो कुल वायु है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसका भाग देंगे और उसको 760 से गुणा करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाता है। जैसे PO2 अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 760 इंटू 21/100 बराबर 159.6 mm ऑफ Hg होगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 760 इंटू 0.03/100 बराबर 0.3 mm ऑफ Hg होगा। और जो नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर 760 इंटू 78/100 इज इक्वल टू 600 mm ऑफ Hg होगा। इन गैसों का विनिमय संबंधित गैस की एल्वियोलस एवं रक्त में उपस्थित मात्रा, कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो, और गैसों की जो घुलनशीलता उसके ऊपर और श्वसन झिल्ली में उपस्थित वसा की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। एल्वियोलाई जो है या एल्वियोलस जो है उसकी वायु में ऑक्सीजन एवं CO2 का आंशिक दाब जो है 106 mm और 40 mm ऑफ Hg होता है। आपका ये जो चित्र है इसमें 104 mm और 40 mm Hg दिखा रखा है। किताबों में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। इस प्रकार एल्वियोलस में O2 का आंशिक दाब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के आंशिक दाब की तुलना में कम होता है। साथ ही फुफ्फुस केशिकाओं में जो ब्लड है उसमें O2 एवं CO2 का जो दाब है वो 40 और 46 mmHg होता है। इस प्रकार एल्वियोलस में O2 का आंशिक दाब सीरियर रक्त से अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन कूपिकाओं से रक्त में विसरित हो जाती है। इसी प्रकार सीरियर रक्त में CO2 का मान जो 46 mmHg होता है एवं कूपिकाओं में CO2 का मान 40 mmHg होता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। और इस ग्रेडियंट के कारण, इस दाब प्रवणता के कारण O2 जो है वो सीरियर रक्त से कूपिकाओं में विसरित हो जाती है। सेकंड पॉइंट है रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन आसानी से जल में घुलनशील नहीं होती है, अतः केवल 1.5% ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में ले जाई जाती है और बाकी का जो इसका पार्ट है, बाकी की जो इसकी मात्रा है 98.5% वो हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहित होती है। और प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन ऑक्सीकृत जो रक्त है उसमें 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। इसकी 0.3 ml मात्रा रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में होती है और 19.7 ml जो मात्रा वो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित रूप में पाई जाती है अगर 20 ml ऑक्सीजन है तो। और 20 ml ऑक्सीजन कितने ml ऑक्सीकृत रक्त में पाई जाएगी? 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में पाई जाएगी। ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के पार्ट तो आप जानते हो कि इसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जो ग्लोबिन होता है,
और साथ में एक वर्णक होता है जो Fe युक्त होता है। चूंकि ऑक्सीजन की 98.5% मात्रा Hb के साथ बंधित होती है जो RBC के अंदर उपस्थित होती है और केवल 1.5% मात्रा रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में ट्रांसपोर्ट होती है जो कि ऊतक कोशिकाओं से ऊतक कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो संयोजन है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन है वो कौन कौन से कारकों के ऊपर निर्भर करता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा बंधित होगी इसका निर्धारण ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के द्वारा होता है, आंशिक दाब के द्वारा होता है। जब अपचयित हीमोग्लोबिन अर्थात रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में रूपांतरित हो जाता है तो यह पूर्णतया संतृप्त होता है। जब हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मिश्रण होता है तो यह आंशिक रूप से संतृप्त होता है। संतृप्त हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता संपूर्ण हीमोग्लोबिन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता को निरूपित करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात HbO2 की परसेंटेज एवं PO2 के मध्य जो वक्र बनता है वो निम्न प्रकार से बनता है। इस वक्र से स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संतृप्तता की प्रतिशतता भी बढ़ती जाती है। इसी कारण पल्मोनरी कोशिकाओं में PO2 अधिक होने के कारण O2 का Hb के साथ संयोजन बढ़ जाता है, जबकि ऊतक कोशिकाओं में PO2 कम होने के कारण अर्थात ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का मान 60 तथा 100 mm Hg के मध्य हो तो हीमोग्लोबिन की 90% या अधिक मात्रा संतृप्त होती है तथा रक्त ऑक्सीजन के अत्यधिक लोड को भी वहन कर लेता है, चाहे एल्वियोलस में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसका मान 60 mm Hg ही क्यों ना हो। इसी कारण अत्यधिक ऊंचाई पर भी श्वसन क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। सक्रिय ऊतकों जैसे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mm से कम हो जाता है, तब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा निर्मुक्त होती है और ऊतकों के द्वारा इसको काम में ले लेते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। इसका भी आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हीमोग्लोबिन के साथ बंधित हो सकती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर का मान बढ़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन भी बढ़ता है, ध्यान रहे। एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र दाहिनी तरफ विस्थापित हो जाता है। CO2 का यह प्रभाव जो है बोर प्रभाव कहलाता है, बोर इफेक्ट कहलाता है। इसको ध्यान में रखें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। जब CO2 रक्त में प्रवेश करती है तो इसकी अधिकांश मात्रा अस्थायी रूप से कार्बोनिक अम्ल के रूप में रूपांतरित हो जाती है और यह रूपांतरण कार्बोनिल एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है। इसका इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, CO2 प्लस H2O एरो बनाइए H2CO3 फिर एरो बनाइए H प्लस HCO3 माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। रक्त में निर्मित कार्बोनिक अम्ल शीघ्र ही वियोजित होकर H प्लस एवं HCO3 माइनस आयन बनाता है। जब H प्लस की मात्रा बढ़ती है तो pH का मान कम हो जाता है। इस कारण PCO2 का मान बढ़ने पर मध्यम अम्लीय हो जाता है जो HbO2 से O2 की निर्मुक्ति के लिए सहायक होता है। कसरत करने के समय अवायवीय उपापचय के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे रक्त की pH कम हो जाती है तथा HbO2 का वियोजन वक्र बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। इस व्याख्यान में इतना ही लेंगे, बाकी का सेकंड व्याख्यान में लेंगे।